हाँ, तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th हिंदी का सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? कि हिंदी में किस बुक से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है या कितने चैप्टर होते हैं। ठीक है? आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें जो है उसके बारे में, ठीक है, मतलब उसका सिलेबस हमें मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको सिलेबस मालूम होगा तो उसकी तैयारी में जो है आप आराम से जो है कर सकते हो। ठीक है? इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर बिना किसी देरी का शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये 100 नंबर का है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। ठीक है? जिस तरह से केमिस्ट्री 100 नंबर का था, बायोलॉजी 100 नंबर का था, उसी प्रकार से ये भी क्या है, 100 नंबर का होने वाला है। और इस 100 नंबर में आपको ध्यान देना है कि इसमें 2 सेशन बटेंगे, जिसमें पहला अगर आप देखोगे तो पहला यहाँ पर देखिएगा तो ये होगा बुक। ठीक है? इसको हम 2 सेशन में बांट रहे हैं, बुक से और व्याकरण से। ऐसा नहीं है कि 100 नंबर का जो पूछेगा वो सिर्फ बुक से ही रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर दोनों पर ध्यान देना है, एक बुक और दूसरा व्याकरण। अगर आप देखोगे तो लगभग 45%, कितना, 45% क्वेश्चन जो है आपको बुक का देखने को मिलेगा। और यहीं व्याकरण की बात करोगे तो ये लगभग 55% तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि बुक से ज़्यादा ग्रामर से पूछा जाता है ना? तो जब बुक से ज़्यादा ग्रामर पर पूछा जाता है तो ग्रामर पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे अगर आप पूछोगे कि सर 10th का जो है व्याकरण ज़्यादा भारी था या 12th का ज़्यादा भारी है, तो हम कहेंगे 10th से बहुत ही आसान है 12th। ठीक है? कैसे? तो आपको 10th में जब आप विलोम शब्द याद किए होगे ना, तो मात्र एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा। बहुत से बहुत ज़्यादा तो मिलेगा, दो मिलेगा। ठीक है? लेकिन जब आप 12th में अगर वही विलोम शब्द याद कर लेते हो तो मेरे भाई आपको लगभग 5 विलोम शब्द देखने को मिलेगा, 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखने को मिलेगा, 5 मुहावरा देखने को मिलेगा, है ना? तो ये इसका जो है ना सेशन क्या होता है, आसान हो जाता है। तो आसान होता नहीं है, जब आपको याद रहेगा तभी तो आपके लिए आसान होगा। जब आपको याद ही नहीं है कुछ तो आसान क्या और मुश्किल क्या, है ना? तो इस कारण से सबसे पहले आपको अपना मेहनत देना होगा। ये कहाँ से पूछता है उससे मतलब नहीं है। आप जब तक खुद को मेहनत में नहीं लाओगे तब तक आपसे कोई भी सब्जेक्ट आसान या भारी लगता ही रहेगा। ठीक है? तो यहाँ देखिए, ये इसका 2 पार्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें तो अभी हम इस पार्ट में नहीं जाने वाले हैं। सबसे पहले इस 100 नंबर को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें पहला आपको पता है कि 50 नंबर का आपके पास क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 50 नंबर का आपके पास सब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? तो भाई साहब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है? अब इस 50 नंबर में आपके पास क्वेश्चन की संख्या की अगर हम बात करें 2026 के लिए, कितना, 2026 के लिए क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो आपके पास लगभग 100 क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा भाई साहब? 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मात्र आपको सॉल्व करने के लिए मात्र 50 क्वेश्चन बोला जाएगा। 100 में से कितना सॉल्व करना है भाई साहब? मात्र 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी 50 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके देना है। ठीक है? वहीं अगर आप इधर चलोगे तो इसमें आपको जो है ना फिर से सब्जेक्टिव को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, जिसमें पहला होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या होगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दूसरा बार में हम बांट सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है? अब देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब यहाँ पर जो है इसको आप शॉर्ट टाइप पर समझ सकते हो। ठीक है? और इसको क्या बोलोगे? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है? ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और ये क्या है? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अगर बात करिएगा क्वेश्चन की संख्या को, तो आपको पास टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से अगर सॉल्व करने की बात की जाए तो आपको मात्र 10 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, और आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 2 नंबर दिया जाएगा। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका कितना, 20 नंबर तैयार हो गया, है ना? 20 नंबर क्या हो गया? तैयार हो गया। उसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करिएगा तो आपके पास टोटल क्वेश्चन की संख्या 6 रहेगा। कितना रहेगा क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन रहेगा। अगर सॉल्व करने की बात करें तो आपके पास मात्र 3 क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। अगर आप बात करोगे पर क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर दिया जाएगा, यानी टोटल देखोगे तो टोटल कितना नंबर, 15 नंबर का आपका तैयार होने वाला है। ठीक है? मतलब भाई साहब बिहार बोर्ड के जो बुक हैं दिगंत भाग 2, ठीक है, उसका पिक्चर भी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं।
उस बुक से आपको इधर से 20 नंबर और इधर से 15 नंबर, देख लीजिए कितना नंबर का होता है, कितना, 20 नंबर और 15 नंबर, ऐसे सॉरी एक जगह गलती हो गया, यहाँ पर 20 नहीं, आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से आपको जो है 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है? 5 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन पर 2 नंबर दिया जाएगा तो 10 नंबर हो गया, ठीक है। मतलब भाई साहब अगर आप पूरा बुक पढ़ लेते हो तो आपके पास 15 और 10 25 यानी 25 नंबर आपके लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम जब बांट रहे थे व्याकरण और किसमें, बुक में, तो 55% हम व्याकरण का लिए थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर पूरा बुक पढ़ते हो ना 26 और इधर से 3 परिपूर्ति का, तो 29 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, 29 चैप्टर अगर पढ़ लेते हो तो आपके पास मात्र तैयार होगा कितना नंबर, तो 15 नंबर और 10 नंबर यानी 25 नंबर का टोटल तैयार हो जाएगा। वहीं ऑब्जेक्टिव में आपको 100 नंबर, मतलब इधर भी ऑब्जेक्टिव भी तो तैयार होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इतना चीज़ याद रखना है कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिला के आपको टोटल 25 नंबर का तैयार करना है। बाकी बात करोगे सर इधर तो 25 नंबर हो गया, लेकिन आपने तो यहाँ पर कितना नंबर लिखा है, 100 नंबर। अगर हम जोड़ें तो इधर 50 नंबर चलिए मान लेते हैं, और इधर 10 60 और 70 75 नंबर ही सर आपका पूर रहा है। कितना नंबर? 75 नंबर पूर रहा है। तो और कहाँ जाएगा? तो भाई साहब और कहीं नहीं जाएगा, और यहीं आएगा। कहाँ आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दें, हाँ चलेगा, चलो। तो पहला नंबर याद रखिएगा, आपके पास सबसे पहले निबंध पूछेगा। क्या पूछेगा? निबंध पूछेगा। और वो निबंध की संख्या जो है आपके पास 6 निबंध रहेंगे। कितने निबंध रहेंगे? 6 निबंध रहेंगे। और आपको जो है उसमें से किसी एक निबंध को ही सॉल्व करना है। कितना? एक निबंध को सॉल्व करना है, और एक निबंध को सॉल्व करने पर आपको जो है टोटल 8 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6 क्वेश्चन रहेंगे। कितने सॉल्व करने हैं? एक करने हैं। और एक कितना नंबर का रहेगा? तो भाई साहब 8 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? 8 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि निबंध, अब निबंध में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे 10th का निबंध था वैसा 12th का निबंध होने वाला नहीं है। तो सर क्या होगा बताइए ना? अरे बता रहे हैं, रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि 10th में आपके पास जैसे किसी निबंध है, दुर्गा पूजा है, ठीक है। दुर्गा पूजा पर आपको 5 पॉइंट दिया रहता था कि इसकी भूमिका बताइए, ये इसके बारे में बताइए, ठीक है, उसका उपसंहार बताइए, ये बताइए, वो बताइए, ठीक है। मतलब 5 पॉइंट आपके पास लिख कर देता था। लेकिन क्लास 12th में वो 5 पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। क्लास 12th में वो 5 पॉइंट नहीं रहेगा। वो 5 पॉइंट आपको खुद बनाना है। मतलब सब चीज़ आपको अब लिखना है खुद से। आतंकवाद के बारे में बोल दिया तो आतंकवाद का महत्व, ठीक है, चुनौती, क्या क्या जितना भी पॉइंट होता है 5 पॉइंट, वो कम से कम आपको खुद से लिखकर और उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो निबंध के अलावे और आते हैं स्वप्रंग वाक्या। स्वप्रंग वाक्या। स्वप्रंग वाक्या में अगर आप बात करोगे तो स्वप्रंग वाक्या के टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे? 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। स्वप्रंग वाक्या में जो है 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कितना बनाना है आपको? 2 बनाना है, और एक को बनाइएगा तो 4 नंबर मिलेगा। तो आप 2 बना रहे हो तो आपको कितना नंबर मिलना चाहिए? तो भाई साहब आपको टोटल 8 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? 8 नंबर दिए जाएंगे। स्वप्रंग वाक्य मतलब बुक का ही कुछ पॉइंट दिया रहेगा और उसके बारे में लिखना है। जैसे क्लास 10th में लिखते थे ना जी कि क्या था पॉइंट, वो तो भूल गए। हाँ, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का व्याख्या करना है। क्या करते थे? लिखते थे ना, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के, ठीक है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार गुरु नानक जी हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो मनुष्य राम नाम का जाप नहीं करता है वह इस संसार की मोह माया जाल में उलझकर मर जाता है। सर आपको तो अभी याद है? अरे भाई याद है, ठीक है। आप पास हो गए 10th से, हम नहीं हुए हैं, ठीक है। हमको फिर से पढ़ाना है, इस कारण से हमें याद है। तो उसी प्रकार से आपके पास बुक का 4 को दिया रहेगा, ठीक है, 4 पॉइंट दिया रहेगा, उसमें से किसी एक को क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यहाँ देखिए 6 कहाँ गया? हाँ, 4 स्वप्रंग वाक्य में से 2 सॉल्व करना है, प्रत्येक पर 4 नंबर दिए जाएंगे तो 8 नंबर हो गया। इसके अलावे अगर आप बात करोगे तो पहला आता है पत्र लेखन। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या आएगा? ये था दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट होगा पत्र लेखन। क्या नाम है भाई साहब तीसरा पॉइंट का?
तो पत्र लेखन। अगर आप बात करोगे तो पत्र लेखन में 2 क्वेश्चन आपके पास दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और यह एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का ही होगा। सर ये भी 10th जैसे रहेगा या अलग रहेगा? भाई साहब ये 10th के जैसा ही रहेगा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में पत्र लिखें, ठीक है, अपने भाई के पास बधाई पत्र लिखें, है ना। तो इस तरह से ये 10th का ही लेवल है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा, आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा और ये आता ही है, हर बार आता है, आप इस बार भी आएगा, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। इसके अलावे अगर हम बात करें संक्षेपण की, चौथा क्या होगा? संक्षेपण। संक्षेपण में आपके पास 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपके पास 4 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? 4 नंबर दिए जाएंगे। सर ये संक्षेपण क्या होता है? अरे भाई यही तो आपके लिए नया है ना, क्योंकि निबंध 10th में ही था, व्याख्या करने वाला 10th में भी था, पत्र लेखन 10th में भी था और संक्षेपण 10th में नहीं था। ये किस में आया? 12th में आया है। तो आपको यहाँ पर इस संक्षेपण में क्या होगा, लगभग 12-13 लाइन का लिखा रहेगा, या मान लीजिए 30-35 शब्द का लिखा रहेगा, ठीक है। उस 30-35 शब्द में आपको 3 से भाग देकर उसको छोटे शब्द में बनाकर उसको क्या कर देना है? लिख देना है। जब आप छोटे शब्द में बनाकर लिख दोगे तो जो आएगा, जो शब्द बनेगा 4 लाइन 5 लाइन का जो भी बनेगा वही उसका आंसर होगा और आपको नंबर आराम से मिलेगा, ठीक है। क्या होगा? मिलेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संक्षेपण हो गया। तो इस प्रकार से आपका टोटल सिलेबस जो बटा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो आपके पास सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। भाई साहब बुक का 1 पॉइंट कम भी पढ़िएगा तो चलने वाला है, लेकिन बताओ क्या निबंध अगर लिखने के लिए नहीं आता तो क्या आएगा? देखो 8 नंबर का बंदा लेकर बैठा है, स्वप्रंग वाक्या 4 नंबर, मतलब 2 क्वेश्चन बनाएंगे 8 नंबर दे रहा है। तो जो दे रहा है उसका तैयारी हमें करना ज़रूरी है। और हमसे पूछिएगा तो क्लास 10th में जिस प्रकार से हम हिंदी और संस्कृत को स्कोरिंग सब्जेक्ट मानते थे, उसी प्रकार से 12th में भी आपको 95+ आ सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, बशर्ते आपकी तैयारी सही ढंग से होनी चाहिए, ठीक है। सही ढंग से कहने का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि आज 1 पॉइंट पढ़ लिए या 1 चैप्टर पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे 6 महीना बाद, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहा है, ठीक है, फिजिक्स पढ़ रहा है, सारा चीज़, लेकिन इसको छोड़ देता है, इसको बोलता है बाद में पढ़ेंगे। अरे भाई बाद में जाके पढ़ेगा कि चौर में जाके पढ़ेगा? पढ़ना तो सबको यही है। तो जब आपको पता है कि आप केमिस्ट्री 2 साल पढ़ोगे तो भी और 1 साल पढ़ोगे तो भी, 6 महीना पढ़ोगे तो भी आपको नंबर वो 100 ही देने वाला है। और इसे देखो, ये भाई तो भी तो आपको 100 नंबर दे रहा है। तो पढ़ रहे हो तो शुरू से पढ़ो ना सब चीज़, है ना। ऐसा थोड़ी है कि 26 चैप्टर है तो भाई बाद में पढ़ेंगे, इसमें 26 चैप्टर है तो और बाद में पढ़ोगे। और केमिस्ट्री में जो है 15 चैप्टर है तो उसको पढ़ रहा है पूरा 1 साल, ठीक है। तो सबको आपको समान देखना पड़ेगा, सबका नंबर 100 ही है, ठीक है। बाकी 100 नंबर तो ये खुद बंदा लेकर बैठा हुआ। केमिस्ट्री की बात करोगे तो उसमें तो 70 नंबर ही तैयार करना है, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल में ही मिल जाता है ना। तो इस कारण से इस पे भी आपको लगना ज़रूरी है, और नहीं लगोगे तो भाई साहब वही होगा, जो जिसमें नंबर ज़्यादा आना चाहिए उसका नंबर घट जाएगा, जिसमें कम आना चाहिए उसका थोड़ा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 70 नंबर में कितना ले आइएगा? 70 में 70 लाइएगा, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके हाथ में नहीं है। वो मन होगा स्कूल का तो आपको 25 दे देगा, 25 दे देगा, 28 दे देगा, 29 देगा, बेसी 30 दे देगा, है ना। तो इस कारण से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देख लो, ऑब्जेक्टिव अगर आपको 100 क्वेश्चन दिया है तो उसमें से मात्र 50 बनाना है। सब्जेक्टिव में 50 नंबर का है तो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इसमें 10 क्वेश्चन में से मात्र 5 क्वेश्चन बनाना है। दीर्घ उत्तरीय में 6 क्वेश्चन में से मात्र 3 क्वेश्चन बनाना है। यहीं अगर बात करोगे निबंध का तो 6 निबंध में से 1 निबंध मात्र पूछने वाला है। स्वप्रंग वाक्या 4 वाक्या में से 2 वाक्या वाला मतलब सॉल्व करना है। 2 पत्र लेखन, 2 पत्र में से 1 पत्र लिखना है। संक्षेपण में 2 में से सिर्फ 1 बनाना है। तो इसकी तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी तैयारी करने के लिए तो सबसे पहले क्या, सर सिलेबस तो जान गए, अब क्या? तो भाई साहब अब जानना है आपको चैप्टर के बारे में, कि कौन कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का क्या नाम है, उसके लेखक कौन हैं, ठीक है। ये सब भी जानना ज़रूरी है। तो आज हम लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे और लेखक का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जगह थोड़ा सा क्या है, कम है। अरे भाई जगह कम नहीं है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ेगा ज़्यादा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर का हो जाएगा। बाकी सबके पास बुक होगा ही,
फिर भी हम एक बार चैप्टर का नाम जरूर लिख देंगे और उसके कवि का नाम भी बोल देंगे, अगर हो सकता है तो लिख भी देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगला पॉइंट देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको साफ करना है। चलिए, तो हम लोग जो है एक एक करके चैप्टर देख लेते हैं कि टोटल कितने चैप्टर हैं। तो आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल आपके पास 26 चैप्टर हैं, यानी 26 नहीं, हम 29 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 परिपूर्ति से भी आता है। कभी कभी 3 परिपूर्ति वाला में से भी एक आध को क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इस कारण से हम लोग इसको टोटल 29 कर दिए हैं। बाकी है 26 ही, 3 जो है थोड़ा सा अलग है, तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी सबसे पहले अब इस 29 चैप्टर में से हम इसको 3 भाग में बांटने वाले हैं। कितने भाग में बांटने वाले हैं? 3 भाग में बांटने वाले हैं, जिसमें पहला आपके पास आएगा गदखंड। क्या आएगा? गदखंड। दूसरा आएगा पदखंड। पदखंड बोलोगे या काव्यखंड? चलो 10th का ही रहने देते हैं, काव्यखंड ही बोलते हैं, ठीक है, काव्यखंड। और तीसरा आपके पास आने वाला है परिपूर्ति। क्या आने वाला है? प्रतिपूर्ति है, सॉरी, क्या है? प्रतिपूर्ति, ठीक है। ये 29 चैप्टर जो है उसी प्रकार से 3 भाग में बंटने वाला है, जिस प्रकार से क्लास 10th में 3 भाग में बटा था, गदखंड, काव्यखंड और एक वर्णिका का आता था। वर्णिका में बस फर्क इतना था कि उसमें 5 जो है कहानी ही था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 परिपूर्ति आ गया है, बाकी इसमें से एक एक चैप्टर बढ़ गया है। उसमें भी टोटल 29 चैप्टर ही पढ़ना था और इसमें भी 29 चैप्टर ही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि हमारे फर्स्ट चैप्टर जो है उसका क्या नाम है, ठीक है। पहले हम लोग गदखंड को डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा पद? तो गदखंड। अगर आप देखोगे तो गदखंड में आपके पास टोटल 13 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, जिसमें पहला चैप्टर की अगर बात करोगे तो पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। दूसरा चैप्टर की अगर बात करोगे तो दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था। क्या नाम है? उसने कहा था। तीसरा चैप्टर अगर आप देखोगे तो तीसरा चैप्टर आपके पास आने वाला है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। चौथा चैप्टर अगर बात करेंगे तो चौथा चैप्टर का नाम है आपके पास अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, नारीश्वर, थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है ना? हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 5वां चैप्टर की बात करोगे तो 5वां चैप्टर आपके पास, 5वां चैप्टर देख लेते हैं जिसका नाम है रोज। क्या नाम है? रोज, ठीक है। इसी प्रकार से इसका अगला चैप्टर जो 6 नंबर में है उसका नाम है एक लेख और एक पत्र। क्या नाम है? 6 चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप अगला चैप्टर देखोगे जो मेरे पास होने वाला है 7वां चैप्टर। कौन सा? 7वां चैप्टर। तो 7वां चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? तो भाई साहब नाम है ओ सदानीरा। क्या नाम है? ओ सदानीरा। ओ सदानीरा, ठीक है। वहीं अगर आप 8वां चैप्टर की बात करोगे तो 8वां चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। क्या नाम है? तो सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। यहीं पर अगर आप इसका 9वां चैप्टर देखोगे तो 9वां चैप्टर जो है आपके पास होने वाला है उसका नाम है प्रगति और समाज। क्या नाम है? प्रगति और समाज। प्रगति और समाज। यहीं अगर हम 10वां चैप्टर की बात, 10वां चैप्टर का नाम है जूठन। क्या नाम है? जूठन, ठीक है। यहीं अगर हम 11वां चैप्टर की बात करें तो 11वां चैप्टर आपके पास होने वाला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या नाम है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। यहीं अगर आप 12वां चैप्टर की बात करोगे तो ये आपके पास होने वाला है जिसका नाम है तिरछी। क्या नाम है? तिरछी। यहीं आप इसका काव्यखंड, सॉरी, गदखंड का लास्ट चैप्टर अगर देखते हो तो लास्ट चैप्टर का नाम है क्या चीज़? तो शिक्षा, ठीक है। क्या नाम है? शिक्षा। तो भाई साहब इस प्रकार से टोटल 13 चैप्टर जो है आपको पूरे हिंदी के कौन सा? तो गदखंड में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर आपको काव्यखंड भी देखना है तो थोड़ा देर क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो है टोटल फिर से आपको जो है 12, सॉरी,
13 चैप्टर को देखना है, जिसका नाम हम लोग बताते हैं आपको क्या है। तो इसको जो है ना काव्य खंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भाई साहब इसको काव्य खंड भी बोलते हैं, या आप इसे पद खंड भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो? पद खंड या काव्य खंड। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। काव्य खंड बोलोगे तो भी सही है और पद खंड बोलोगे तो भी सही है। तो जब इसका देखना चाहते हैं तो पहला चैप्टर देखिए। तो आपके यहाँ पर इसका पहला चैप्टर है जिसका नाम है करवक। क्या नाम है? तो भाई साहब करवक नाम है। ठीक है, करवक। ठीक है, दूसरा देखोगे तो दूसरा का नाम है पद। क्या नाम है? पद। और तीसरा भी जो है इसका भी पद ही है। अब बोलोगे सर ये दोनों चैप्टर तो सेम सेम है, तो भाई साहब ऐसा नहीं है। ये दोनों पद जो है ना अलग अलग कवि के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है, लेकिन उसमें जो है आपको अलग अलग चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर में जो शीर्षक होता है ना, इस कवि ने इस शीर्षक का नाम क्या रख दिया? पद रख दिया है। उसी प्रकार से इस कवि ने भी इस शीर्षक का नाम क्या किया? पद ही रखा है। तो दोनों एक चैप्टर नहीं है, दोनों में अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा और दोनों के कवि भी अलग अलग होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो इसका चौथा चैप्टर, ठीक है, तो चौथा चैप्टर का क्या नाम है? तो छप्पय। क्या नाम है? छप्पय। आपका जो चौथा चैप्टर है उसका नाम क्या है? छप्पय। वहीं अगर आप छठा चैप्टर की बात करोगे तो तुमुल कोलाहल कलह में। क्या नाम है? तुमुल कोलाहल तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, क्या होगा? तुमुल सॉरी तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, यहीं अगर आप अगला चैप्टर देखोगे तो सातवां चैप्टर जिसका नाम है पुत्र वियोग। क्या नाम है? पुत्र वियोग। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं इसका आठवां चैप्टर। तो आठवां चैप्टर का जो है नाम दिया गया है जो है कि ऊषा। क्या नाम है? आठवां चैप्टर का नाम जो है वो है ऊषा। यहीं अगर नौवां चैप्टर की बात करिएगा तो नौवां चैप्टर आपके पास होने वाला है जन जन का चेहरा एक। नौवां चैप्टर का नाम क्या है? तो जन जन का चेहरा एक। जन जन, ऐसे जन जन लगता है, हाँ ठीक है, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, यहीं अगर आप इसके 10वां चैप्टर का बात करोगे तो 10वां चैप्टर जो है आपके पास होने वाला है जिसका नाम है अधिनायक। क्या नाम है? अधिनायक। अधिनायक। यहीं 11वां चैप्टर को अगर हम बात करते हैं तो 11वां चैप्टर आपके पास होने वाला है जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। क्या नाम है? प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, वहीं अगर आप इसके अगला चैप्टर यानी 12वां चैप्टर देखोगे तो 12वां चैप्टर आपके पास होने वाला है जिसका नाम है हार जीत। क्या नाम है? 12वां चैप्टर का नाम है हार जीत। वहीं इसका 13वां चैप्टर अगर देखते हैं तो 13वां चैप्टर का नाम होने वाला है गांव का घर। 13वां चैप्टर का नाम क्या होगा? गांव का घर। गांव का घर। ठीक है, तो भाई साहब इस प्रकार से काव्यखंड या पदखंड में टोटल आपको 13 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। कितने चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? 13 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और यहीं एक आपको हम बताए थे कि 3 चैप्टर और आता है जिसका नाम क्या है? तो प्रतिपूर्ति। ठीक है, क्या नाम है? प्रतिपूर्ति। और प्रतिपूर्ति में जो है 5 नहीं 3 कहानी ही है जिसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है और कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है। लेकिन हम लोग जब तैयारी करने के लिए उतरे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? सभी चीज़ को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पर जवाब देना है और नहीं पूछेगा तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो है प्रतिपूर्ति का 3 चैप्टर जो बचा हुआ है उसे भी हमको देखना है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए तो अब हम लोग जो है प्रतिपूर्ति का 3 चैप्टर देख लेते हैं जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो पहला चैप्टर का नाम है रस्सी का टुकड़ा। क्या नाम है? रस्सी का टुकड़ा। रस्सी का टुकड़ा। ठीक है, यहीं अगर आप इसके अगला चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर की अगर बात करते हो तो दूसरा चैप्टर आपके पास होने वाला है क्लर्क की मौत। क्या नाम है? क्लर्क की मौत।
ठीक है। यहीं अगर इसका तीसरा चैप्टर अगर हम देखें तो तीसरा चैप्टर आपके पास होने वाला है पेशानी। क्या नाम है? तो पेशानी। तो भाई साहब आपको टोटल जो है जिस प्रकार से क्लास 10th में 29 चैप्टर पढ़ना था, ठीक उसी प्रकार से क्लास 12th में भी आपको 29 चैप्टर ही क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बशर्ते शर्त यह है कि उसमें 5 चैप्टर काव्यखंड का 5 चैप्टर वर्णिका का मिलता था जिसमें 5 कहानी होता था। उसी प्रकार से यहाँ पर सिर्फ 5 नहीं बल्कि कितने, 3 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा जिसमें क्या है, कहानी ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप टोटल 29 चैप्टर को पढ़ लेते हो और इसके द्वारा बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को याद कर लेते हो तो मेरे ख्याल से आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ सकता है। जैसे हमने पहले बताया कि इसी सब्जेक्ट को जो है हम लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं। इसमें आप जितना चाहो उतना नंबर उठा सकते हो। ठीक है, और हिंदी ऐसा है जो कि आपके अपना भाषा है, तो भाषा में आप नंबर अगर नहीं उठा पाते हो तो फिर समझो किसी अदर विषय में नंबर ज़्यादा नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो अब आपको एक एक करके सब चैप्टर को बताया जाएगा और हम लोग पहले शुरू करने वाले हैं काव्यखंड। क्या शुरू करने वाले हैं? काव्यखंड, जिसको हम लोग गद्यखंड भी बोलते हैं। तो पहला चैप्टर का जो है सबसे पहले शुरू करेंगे, एक काव्यखंड का होगा और एक गद्यखंड का होगा। वहीं आपको थोड़ा सा व्याकरण पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि काव्यखंड और गद्यखंड पढ़ लिए तो हो गया। हम आपको बताए थे ना कि व्याकरण में भी टोटल लगभग 55% चांस रहता है कि व्याकरण से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और बुक से मात्र कितना, 45%। तो इस कारण से हमें व्याकरण पर भी ध्यान देना है। तो हम लोग एक काव्यखंड का, एक गद्यखंड का और एक व्याकरण का कुछ इस प्रकार से लेते जाएंगे और प्रत्येक चैप्टर का पहले कवि परिचय होगा, उसके बाद पूरा भावार्थ बताया जाएगा और तीसरा नंबर में उसका ऑब्जेक्टिव होगा और चौथा में आपका उसका सब्जेक्टिव हो जाएगा। मतलब एक चैप्टर के लिए आपको लगभग 4 लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।